Hello everyone, welcome to Dairy Pathshala. So today we are going to deal with the cooling and transportation of milk. Before moving to the topic, first of all, we have to understand what the basic concept behind the major function of a dairy plant, right? So एक dairy plant का major काम क्या होता है? Just to manufacture the dairy products, right? Dairy products manufacture करना और उसे market में sell करना, राइट, मार्केट में सेल करना और रेवेन्यू जनरेट करना, isn't it? अब डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? रॉ मटेरियल की, राइट। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और रॉ मटेरियल डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए क्या है? दैट इज मिल्क, राइट। अब मिल्क को प्रोक्योर करने के लिए, मिल्क को कलेक्ट करने के लिए देर आर सर्टेन मेथड्स, और वो मेथड्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में, राइट। अब मिल्क को कलेक्ट करके डेयरी प्लांट क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करता है अपनी साइट पे, राइट, अपनी साइट पे। सो देयर आर different methods of doing the same, isn't it? So today we are going to cover the different methods for the transportation of milk. So move towards the cooling of milk. अब मिल्क प्रोडक्शन के बाद जो पहला स्टेप हमें करना होता है वो मिल्क को ठंडा, दूध को ठंडा करना होता है, राइट। ठंडा करके स्टोर करना होता है। अगर हमने दूध ठंडा नहीं किया तो हम क्या देखते हैं कि दूध खराब हो जाएगा, राइट। दूध स्पॉइल हो जाएगा। क्यों क्यों स्पॉइल हुआ? एसिडिटी डेवलप हो जाएगा, दूध खट्टा हो जाएगा, राइट। उसमें एसिडिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। एसिडिटी डेवलप होगा कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए? अब इसके पीछे के देर आर सम रीजंस की मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री कैसे हुआ। सो द फर्स्ट रीजन इज द, कुछ तो नेचुरली ही काउ बफेलो का जो अडर होता है, राइट, जो थन होते हैं उनमें से नेचुरली ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, राइट। कुछ तो वहीं से ही आएंगे। सेकेंड वन इज कि जहाँ पे एक डेयरी फार्मर दूध निकाल रहा है, मिल्क प्रोडक्शन का जो एरिया है जहाँ पे गाय भैंस हमारे बंधे हुए हैं, राइट, जो वो एरिया है वो अगर साफ नहीं हुआ, राइट, एक क्लीन एनवायरनमेंट नहीं हुआ, क्लीन सराउंडिंग नहीं हुआ, तो वहां से हमें क्या देखने को मिलता है? वहां से क्या देखने को मिलता है? माइक्रोबियल नंबर बढ़ जाएगा। वहां से भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदगी अगर हुई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर से भी आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है जो बर्तन, जो बर्तन बाल्टी जैसे कि, राइट, जो बर्तन डेयरी फार्मर इस्तेमाल कर रहा है मिल्क को कलेक्ट करने के लिए, राइट, अगर वो साफ सुथरा नहीं हुआ, राइट, उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, अगर वो साफ नहीं होगा तो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उसमें होंगे, राइट। सो वो भी फिर मिल्क में चले जाते हैं। सो जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध में जाएंगे उतना जल्दी मिल्क हमारा स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। और मिल्क हमारा खराब कैसे होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ these microorganisms, basically the bacterial growth, they will develop the off flavor and the acidity in the milk, right? और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ग्रो करते हैं। द टेम्परेचर रेंज इज 20 to 40, और इन इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मीजोफिलिक टाइप ऑफ माइक्रोब्स, राइट। अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, राइट, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव एट 20 to 40, जैसा कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव एट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। यही एक फेवरेबल टेम्परेचर जिसमें ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादातर स्पीशीज जो हमारी इस पर्टिकुलर इस धरती पे हैं वो ज़्यादातर इसी टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव करते हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी को ही देख लो, राइट। हम भी अगर 20 से 40 डिग्री ही एक फेवरेबल टेम्परेचर है जिसमें हम अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जो जिसमें हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। अगर 20 से कम हुआ, तो थोड़ी सी ठंड हुई, तो हम भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और 40 से ज़्यादा हुआ, ज़्यादा गर्मी हुई, तो भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो दैट इज द फेवरेबल टेम्परेचर जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव करते हैं। तो उनको ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोकने के लिए द मेथड ऑफ द प्रिजर्विंग मिल्क इज द, दूध को बचाने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कूलिंग करते हैं। दूध को अगर ठंडा कर देंगे तो हमारा मिल्क प्रिजर्व हो जाएगा। So that table tells us about the effect of storage temperature on the bacterial growth in the milk. बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, हमने दूध को, मिल्क को 18 घंटे के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा, और हमने नोट डाउन किया कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने गुना मल्टीप्लाई हुए, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए, राइट। तो हम लोग लगा के चल रहे हैं, इनिशियली जब हमने दूध निकाला तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो काउंट था वो था 100, राइट। माइक्रोबियल काउंट इनिशियली अपने पास था
100 नंबर, राइट, 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे बस, राइट। अगर हमने दूध निकालते ही 0 डिग्री पे ठंडा कर दिया और 18 घंटे के बाद देखा, राइट, आफ्टर 18 आवर्स, इफ वी चेक द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर मिल्क, तो हमें क्या देखने को मिला, उसकी ग्रोथ 1 गुना, एक टाइम मल्टीप्लाई हुए, मतलब 100 × 1, तो उसका माइक्रोबियल नंबर कितना हुआ, 100 ओनली, सेम, ना वो कम हुए ना वो ज्यादा हुए, सेम। अगर हमने 5 डिग्री पे, सेकंड केसेस, अगर 5 डिग्री पे रखा 18 घंटे के लिए दूध को, तो हमें माइक्रोबियल नंबर कितना देखने को मिला, 100 × 1.05, दैट इज 105, सिर्फ 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़े, राइट। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो 1.8 टाइम्स, राइट, तो ऑलमोस्ट दुगने हो गए थे, राइट। अगर 100 है तो वो 200 के आसपास, 180। लेकिन अगर हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे दूध को रखा तो 10 गुना, 10 टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मल्टीप्लीकेशन देखने को मिला, 1000 हो चुके हैं, राइट। इफ वी प्लेस दैट मिल्क एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 आवर्स, तो हमें क्या देखने को, 200 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। जो इनिशियली 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो वो बढ़ के कितने हो चुके हैं, 20,000, 100 से 20,000, 18 घंटे में उसने 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो मल्टीप्लाई होके 20,000 तक हो चुके हैं, राइट। सिमिलर सिचुएशन फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे नंबर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1,20,000, राइट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने मल्टीप्लाई करेगा। सो बाय दिस टेबल वी कैन क्लियरली से कि द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द मिल्क इज द 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस के बाद ही हमें एक प्रोपोर्शनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे 1.8 टाइम्स टू डायरेक्ट 10 गुना, फिर 200 गुना, फिर 1,20,000 गुना। तो प्लांट क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से तो कम पे दूध को कूल डाउन करके स्टोर करते हैं, राइट। सो नॉर्मली डेयरी प्लांट 5 डिग्री सेल्सियस को फॉलो करते हैं, isn't it? नाउ मिल्क प्रोडक्शन हो चुका है, कूलिंग हो चुकी है, इट्स टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्म टू द डेयरी प्लांट। अब अगर हम इंडियन कंडीशंस को देखते हैं तो नॉर्मली 2 टाइम, सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है। अब निकाओ बफेलो मॉर्निंग और इवनिंग में दूध देती है, राइट। अब मिल्क प्रोडक्शन सुबह शाम हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी, तो डेयरी प्लांट को भी सुबह और शाम दूध ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम द मिल्क कलेक्शन पॉइंट टू द डेयरी, इजंट इट? सो नॉर्मली डेयरी प्लांट दो दो चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट वन इज द थ्रो कैंस, राइट, कैन का, नॉर्मली ये 40 लीटर्स की स्टेनलेस स्टील की कैंस होती हैं। और सेकंड वन इज द टैंकर, मिल्क टैंकर, टैंकर का इस्तेमाल करेगा। इस पिक्चर में हम क्लियरली देख भी पा रहे हैं कि कैंस इस तरह से ट्रक में पीछे कैंस लगा के ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिल्क कलेक्शन पॉइंट से प्लांट तक। और डेयरी टैंकर सेकंड वन। सो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, राइट। और ये टेबल बेसिकली हमें सब कुछ बयां कर रही है कि कौन से डिफरेंट मोड्स हैं और वो किस बेसिस पे इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। सो नॉर्मली दो चीजें कंसीडर की गई हैं। फर्स्ट वन इज द कितना लोड, कितना केजी मिल्क हमें ट्रांसपोर्ट करना है और कितने डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। सो द फर्स्ट मेथड इज द हेड लोड। हेड लोड में क्या होगा, डेयरी फार्मर मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद, दूध निकालने के बाद अपने सिर पे कैन रखा और प्लांट को उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, राइट। ये नॉर्मली हिली एरियाज में ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, राइट। सो सेकंड वन इज द शोल्डर स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। पैक एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हॉर्सेस, हॉर्सेस हुए, डोंकीज हुए, उनके साइड में ऐसे कैन को बांध के मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये भी ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे जब हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता, डेयरी प्लांट पास में है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग डोंकीज का, हॉर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो बुल्लक का, टोंगा, जब वेट, जब क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारा ज़्यादा है, राइट, ज़्यादा क्वांटिटी मिल्क हमें ट्रांसपोर्ट करना है अप टू 10 to 12 किलोमीटर, तो हम लोग बुल्लक कार्ट या फिर टोंगास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइसिकल का, ऑटो रिक्शाज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब डिस्टेंस हमारा कुछ 10-15 किलोमीटर ही हो, तो बाइसिकल, रिक्शाज इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली जो डेयरी प्लांट होते हैं वो
तीन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। फर्स्ट वन इज द मोटर ट्रक, रेलवे वैगन्स एंड मिल्क टैंकर्स, राइट। मिल्क टैंकर इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो हमारा डेयरी प्लांट है टन्स में मिल्क की प्रोक्योरमेंट करता है, राइट, मिल्क कलेक्शन करता है एक पर्टिकुलर, क्योंकि लैक्स ऑफ कैपेसिटी के अपने डेयरी प्लांट होते हैं, राइट। अगर वो हेड लोड का या इनका इस्तेमाल करने लग गया फिर तो 1 लाख लीटर में कुछ आना है, 2 लाख लीटर के प्लांट होंगे तो वो कैसे समय पे अपना मिल्क ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो रेलवे वैगन्स और टैंकर्स, मोटर ट्रक, रेलवे वैगन्स और टैंकर्स का इस्तेमाल नॉर्मली किया जाता है क्योंकि क्वांटिटीज में एक समय पे ही, एक टाइम पे ही ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अप टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस, isn't it? So that's all about the particular topic. We'll see in the next video. Bye bye.